नमस्कार फ्रेंड्स। हम कोविड पैंडेमिक के ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद अब मिल रहे हैं और इस दौरान चूँकि आपको पता ही है जो सिचुएशन थी उसके लिए हम मिल नहीं पाए। पर आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही टिकलिश ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो कि पर्टेन करती है सेक्शन 16(3) के ऊपर ऑफ CGST एक्ट। तो हम अगर देखें कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज GST क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। अक्सर लॉस असेसमेंट करते समय मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं और ये क्वेश्चंस आते हैं कि मशीनरी को लेकर हमारा क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। मशीनरी में जो GST कंपोनेंट है मेनली उसको लेकर बहुत लोग विचलित रहते हैं कि उनको कंफ्यूजन रहती है कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है और आप सबके लिए भी। इसमें बेसिकली हम अगर बैकग्राउंड देखें तो अगर आप एक मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिक कॉस्ट, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए की है, और एक GST कॉस्ट। अगर 18% का GST मान के चले हम तो 18,000 आपकी GST कॉस्ट यानी कि 1,18,000 की आपको कॉस्ट पड़ेगी। पर यहां पर एक कैच है कि अगर आप इस GST कंपोनेंट को आप इसका क्रेडिट ले लेते हैं GSTR 3B में तो ये आपकी कॉस्ट नहीं बनेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आपने इसका क्रेडिट लेके इसे अपनी आउटपुट लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर चुके हैं। दैट मीन्स दिस डजंट बिकम योर कॉस्ट, दिस 18,000। अब 16(3) का क्या कहना है? सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इट सेज दैट अगर आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहे हैं उस GST कंपोनेंट के ऊपर, दैट मीन्स दिस 18,000, then you can't take the input credit for this in GSTR 3B. Therefore अब हमारे पास केवल दो ऑप्शंस बचते हैं। अगर हम 16(3) की बात करें तो या तो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं आप GST कंपोनेंट पे या फिर आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। जहां पे आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वहां पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा और जहां पे आप क्रेडिट ले रहे हैं वहां पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। तो द सेक्शन इज वेरी क्लियर कि ये दोनों चीजें जो हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। आप एक चीज कर रहे हैं तो आप दूसरी नहीं ले सकते। तो जहां पे बात आती है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो अगर आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो आपकी कॉस्ट जाहिर सी बात है 1,18,000 रुपए बनेगी, यानी कि जो GST कंपोनेंट था वो भी आपकी कॉस्ट बन गया। बट अगर आप क्रेडिट ले चुके हैं देन अगेन इट इज बट ऑब्वियस कि 1 लाख रुपए ही आपकी कॉस्ट बनेगी। तो यहां पे जो कॉस्ट निकालने का जो एक हमने प्रोसीजर बताया है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो इंश्योरेंस का एक स्तंभ है, बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा इंश्योरेंस की इंडस्ट्री खड़ी हुई है, दैट सेज दैट कि जो इंश्योर्ड है ही शुड नॉट बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ, ही शुड बी इन द सेम पोजिशन एज ही वॉज एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जब वो पॉलिसी ले रहा था या लॉस से जस्ट पहले वो किस पोजीशन में था। तो ना ही हमें उन्हें बेनिफिट पास ऑन करना है और ना ही हमें उसे वर्स ऑफ करना है। देयरफॉर हमें किसी भी कंपोनेंट की कॉस्ट निकालना पता करना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमने आपको दो तरीके बताए। अब इसमें इंश्योरेंस का अगर हम एंगल देखें तो ये है कि इंश्योरेंस में दो तरीके की वैल्यूएशंस हैं।
एक रीइंस्टेटमेंट वैल्यूएशन बेसिस और एक मार्केट वैल्यू बेसिस, जो कि आप सब जानते ही हैं। एक रीइंस्टेटमेंट और एक मार्केट वैल्यू। तो अगर आपकी पॉलिसी के अंदर रीइंस्टेटमेंट क्लॉज है, देन इट इज वेरी क्लियर दैट यू कैनॉट डिडक्ट डेप्रिसिएशन इन योर लॉस असेसमेंट, एंड मार्केट वैल्यू में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी ही पड़ेगी फॉर दैट पर्टिकुलर मशीनरी। अब बात यहाँ आती है, एक टिकलिश सा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे उसे मिल रही है, सो व्हाई डोंट यू डिडक्ट दैट डेप्रिसिएशन, बिकॉज दैट इज अ बेनिफिट ही इज टेकिंग ओवर दिस 18,000। जो ये 18,000 है जीएसटी कंपोनेंट, इसके ऊपर उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल चुका है, देयरफॉर वी शुड डिडक्ट दैट 18,000, that depreciation part on 18,000 from the loss assessment. बट यहाँ पे मैं ये चीज आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि डेप्रीसिएशन इज नॉट अ बेनिफिट। डेप्रीसिएशन को हम बेनिफिट कैसे कह सकते हैं? डेप्रीसिएशन इज जस्ट a P&L debited item. It is just an expense. It is a non-cash expense जो जिसको हम P&L में डेबिट करते हैं due to wear and tear of that asset, lapse of time and usage. Therefore, it cannot be regarded as a benefit. इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपकी जब कॉस्ट निकाली जाएगी तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे आप, तो जो इंश्योरेंस के दो प्रिंसिपल्स हैं उसकी ट्रीटमेंट तो इसके साथ समर्ज होके निकल ही नहीं सकती। इसलिए इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स को आपको देखना ही पड़ेगा। इससे जो मार्केट वैल्यू बेसिस है उसमें आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, माइनस करके लॉस असेसमेंट देंगे, और रीइंस्टेटमेंट में जो है आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब यहां बात आ जाती है, जो मार्केट वैल्यू है उसमें कॉस्ट क्या बनेगी आपकी। उसमें भी दोनों तरीके हो सकते हैं। आप अगर आपने डेप्रिसिएशन ली थी पहले, उस टाइम पे ये वाला ऑप्शन अवेल किया था या ये वाला ऑप्शन अवेल किया था, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगी। अगर आपने डेप्रिसिएशन लेने वाला ऑप्शन अवेल किया था, दैट मीन्स कि आपकी कॉस्ट 1,18,000 रुपए थी, जो कि यहां से आ रही है। एंड अगर आपने उस टाइम पे क्रेडिट लिया था जीएसटीआर 3B में, तो आपकी कॉस्ट केवल 1,00,000 रुपए थी। तो इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 1,18,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। सो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है मार्केट वैल्यू बेसिस में, क्योंकि रीइंस्टेटमेंट वैल्यू इज वेरी सिंपल। जहां पे रीइंस्टेटमेंट क्लॉज आ गया, दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, वहां पे आपके लिए बहुत सिंपल है। बट जहां डेप्रिसिएशन की बात आती है मार्केट वैल्यू, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कॉस्ट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में आपकी कॉस्ट 1,18,000 है, सेकेंड ऑप्शन में आपकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए है। तो कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट अ बेनिफिट एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, एंड इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस डेबिटेड इन द P&L। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बेसिस पे और डेली लाइफ की रूटीन में जो हमारे चैलेंजेस आते हैं, हमारे सामने जो इश्यूज आते हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच।